गुड इवनिंग। तो हम करंट अफेयर के साथ में अपनी क्लास शुरू करेंगे और आज के करंट अफेयर में हम इसरो की एक और महान उपलब्धि, हमने अमेरिका का एक सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में वाणिज्यिक रूप से, मतलब दूसरे देशों में, जिसमें यूएसए अपने आप में, नासा वहां का सबसे उन्नत, स्पेसएक्स वहां पर, और उन इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतने बड़े बड़े स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अपने इसरो ने अमेरिका की एक कंपनी का सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया है, जो अपने आप में इसरो के बढ़ते हुए रुतबे को, बढ़ते हुए प्रोफेशनलिज्म को, या फिर यूं कहें किफायती रूप से स्पेस में सेवाएं देने वाले ऑर्गेनाइजेशन के रूप में विश्व विख्यात हो रहा है। तो इसी संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन के बारे में, है ना। अभी ये आज के ही न्यूज़पेपर में ब्लू बर्ड 2 की बहुत सारी खबरें, ये क्या है, कैसे काम करेगा, उन सब के बारे में। तो इस ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन के बारे में हम बातचीत करेंगे। अपने स्पेस से रिलेटेड सेवाएं देने वाला संस्थान है इसरो, और इसरो का एक बाहुबली रॉकेट है। क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हो क्या? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, है ना, बाहुबली नाम से प्रसिद्ध है। इसी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की सहायता से हमने अमेरिका की कंपनी, जिसका नाम जो है वो AST स्पेस मोबाइल, ये वो कंपनी है जो लोगों को, सामान्य मोबाइल यूजर है, अपने पास जैसे एक मोबाइल फोन है, और उस मोबाइल फोन से हम क्या काम करते हैं? एक तो वॉइस कॉल करते हैं, एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, और इंटरनेट की सर्फिंग करते हैं। अपना जो सामान्य मोबाइल है वो कैसे काम करता है? मोबाइल टावर नेटवर्क के सिस्टम के थ्रू सेल बने हुए हैं, और उनके थ्रू अपना मोबाइल कनेक्ट करता है रेडियो वेव्स के सहारे। लेकिन उन जगहों का क्या, जहां पर मान लो कि समुद्र है, और समुद्र में कई हजार किलोमीटर एरिया है, तो समुद्र में तो मोबाइल टावर नहीं लग सकते। मोबाइल टावर की तो एक रेंज होती है। घने जंगल में लोग रहते हैं, या कोई सरकार की तरफ से कोई मिशन कर रहे हैं, तो जंगल में तो मोबाइल टावर नहीं है। बड़े डेजर्ट है, वहां तो मोबाइल टावर नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है, वहां तो मोबाइल टावर नहीं है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर मोबाइल टावर की पहुंच नहीं होती है, उन जगहों पर मोबाइल सेवाएं कैसे प्रदान की जाए? तो एक तरीका हो सकता है कि आकाश में, स्पेस में एक ऐसा सैटेलाइट छोड़ दिया जाए जो मोबाइल टावर की भांति काम करे। तो बस ये जो कंपनी है अमेरिका की AST स्पेस मोबाइल, ये यही काम कर रही है। जो सामान्य मोबाइल यूजर हैं उनको जमीन के ऊपर, ग्राउंड स्टेशन पर जो टावर सिस्टम है मोबाइल का, उसके बजाय स्पेस के अंदर सैटेलाइट छोड़ के, और उसके माध्यम से फिर मोबाइल सेवाएं देना चाहती है। इससे क्या होगा? समुद्र, पहाड़, वन, रेगिस्तान, ऐसी जगहें जहां पर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम परंपरागत वाला टावर वाला काम नहीं कर रहा है, उन लोगों को भी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। क्या ये सामान्य मोबाइल के जैसी ही सेवाएं होंगी? बिल्कुल वैसी ही। वॉइस कॉल, टेक्स्ट, 3G, 4G, 5G इंटरनेट, आराम से वो की वो सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो इसने, AST स्पेस मोबाइल ने अपना एक आसमान में पहले प्रशिक्षण जो है वो टेस्टिंग के तौर पर एक सैटेलाइट भेजा था, जिसका नाम रखा गया था ब्लू बर्ड फर्स्ट। और उसने स्पेस में जाके इस बात की फिजिबिलिटी चेक की कि भी जमीन के ऊपर हम सामान्य मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। वो कामयाब रहा। तो फिर इसी कंपनी ने दूसरा अब अपना मिशन, जिसका नाम है ब्लू बर्ड मिशन 2, ये, तो उसके लिए उसको किफायती तरीके से स्पेस के अंदर अपना एक सैटेलाइट भेजना था। और वो अपने सैटेलाइट भेजने के लिए इसने किसको चुना? भारत की इसरो को। अच्छा, अपनी इसरो जो है उसकी वाणिज्यिक सेवाएं, मतलब इसरो के द्वारा सैटेलाइट आसमान में भेजे जाते हैं, और फिर वहां उस सैटेलाइट से जो भी फ्रीक्वेंसी, फोटोग्राफ, या जो भी उस तरीके की सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड लाभ हो सकते हैं, वो सारे लाभ इसरो को भी मिलने चाहिए, अपनी स्पेस एजेंसी को भी मिलने चाहिए, या सरकार को उससे रेवेन्यू मिलना चाहिए, राजस्व मिलना चाहिए। तो उसके लिए एक सेपरेट कंपनी बनाई है जो इसरो की वाणिज्यिक सेवाओं की देखरेख करती है, और उस कंपनी का नाम क्या है? न्यू स्पेस लिमिटेड। इसकी जगह एक पहले कंपनी काम करती थी, एंट्रिक्स। एंट्रिक्स को अब धीरे धीरे फेज आउट कर दिया, हालांकि वो कंपनी अभी भी काम कर रही है। लेकिन इसरो की स्पेस और सैटेलाइट से संबंधित जो भी वाणिज्यिक सेवाएं हैं, मान लो किसी कंपनी को अपना सैटेलाइट आसमान में भिजवाना है,
या अपना पहले से सैटेलाइट भेजा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी काम में लेनी है, उसकी इमेज काम में लेनी है, उसकी कोई स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन सेवा काम में लेनी है, तो फिर वो सीधा इसरो से जाके संपर्क नहीं करेगा। वो किससे संपर्क करेगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की जो सैटेलाइट सेवाएं हैं, भेजना है या जो कुछ भी करना है, वो उस कंपनी के साथ करार करेगी, कॉमर्शियल व्यापार से संबंधित कार्रवाई करेगी। इसकी जगह पर पहले कौन सी कंपनी काम करती थी? एंट्रिक्स। अब कौन काम कर रहा है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ में अमेरिका की कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर भारत की तरफ से इसरो ने अपने एलवीएम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बाहुबली रॉकेट का यूज किया और इस अमेरिकी कंपनी एएसटी स्पेस मोबाइल का एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपन ने लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ है ना, उसके अंदर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। अब बात यह है कि भारत की तरफ से जो सैटेलाइट जितने भी भेजे गए उनमें सबसे भारी सैटेलाइट था ये, जिसका वजन था 6100 किलोग्राम, है ना। तो ये जो है वो सैटेलाइट अपने आसमान में भेजा, उसका नाम क्या रखा है? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये क्या काम करेगा? ये काम यही करेगा जो मोबाइल से संबंधित सेवाएं हैं उनको उपलब्ध करवाएगा उन क्षेत्रों में जहां पर सामान्यतः मोबाइल कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाता। आ गई बात समझ? तो ये तो हुई अपनी सामान्य बात। अब इसमें जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 अपन ने काम लिया, उसकी कौन सी वाणिज्यिक उड़ान थी? ये 6ठे नंबर की। मिशन नंबर कितना था? 6, 6ठे नंबर की। इससे पहले कितनी उड़ान कर चुका है? 5 उड़ान कर चुका है ना। 5वें नंबर की उड़ान आपको याद है क्या? हमने करंट में एक बार डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन सैटेलाइट नंबर 3 जो नेवी के लिए छोड़ा था अपन ने, जिससे अपनी इंडियन नेवी को संचार क्षेत्र में काफी अच्छी सुविधा हो जाएगी। नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, हमने इस लेक्चर में आगे ये प्लान किया है कि इसरो के द्वारा साल 2025 में कौन सी महत्वपूर्ण जो है वो सफलतापूर्वक मिशन स्पेस में पूरे किए गए, जिनमें हम 3 का नाम लेंगे, है ना। कितने का नाम लेंगे? 3 मिशन इससे पहले कर चुके हैं और इसको मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने ये चारों मिशन एक साथ में पूछ सकता है, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, या कौन से मिशन में क्या काम किया वो भी पूछ सकता है। और हर मिशन की कोई न कोई खास बात है, तो अपने एग्जाम के हिसाब से ये महत्वपूर्ण और उपयोगी हो जाता है। तो एक तो बात हुई ये ब्लू बर्ड के बारे में। इसके बारे में और डिटेल की बात करें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एएसटी मोबाइल स्पेस अमेरिका की कंपनी के बीच में वाणिज्यिक समझौता हुआ और उसके बाद में पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में अब तक का स्टैब्लिश किया गया सबसे बड़ा कॉमर्शियल सैटेलाइट ये है। अच्छा, उसके बाद में इसका वजन कितना है? 6100 किलोग्राम के आसपास इसका भार है। और ये ब्लू बर्ड जो है वो संचार सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन। सामान्यतः पहले जो सैटेलाइट फोन होते थे उसमें कनेक्टिविटी का इश्यू और भी बहुत सारी सेवाएं कम होती थी, लेकिन ये एडवांस टाइप का सैटेलाइट है। अच्छा, इससे जो है वो मोबाइल वाली सारी जो स्मार्टफोन पर सुविधाएं होती है एक सामान्य व्यक्ति को वो सारी मिल जाएंगी। और 6ठे नंबर की ये उड़ान थी। ये इसकी सामान्य डिटेल अपन ने बात की। उसके बाद में अपना एलवीएम के बारे में वापस से पहले भी अपन ने डिस्कस किया, वापस से इसकी थोड़ी बातें कि बाहुबली रॉकेट है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका पुराना नाम, आजकल इसको एलवीएम 3 भी बोलते हैं या बाहुबली रॉकेट भी बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसमें 3 चरण वाले जो है वो इंजन लगे होते हैं। जैसे एक रॉकेट को काफी ऊंचाई तक जाना है तो उसमें एक इंजन से पार नहीं पड़ती है, तो उसमें 3 टाइप के इंजन लगाए जाते हैं, जिसमें पहले चरण के इंजन वो हैं जो सॉलिड जो है वो उस फ्यूल से चलेंगे, दूसरे वाले चरण के इंजन लिक्विड इंजन से चलेंगे और सबसे लास्ट में क्रायोजेनिक इंजन से चलेंगे। अब पहले चरण नीचे भारी भरकम, मान लो कि 6100 किलोग्राम है वजन, उसके पास खुद का भी वजन है और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, और इन सब चीजों को, इतने भारी वजन को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट चाहिए। तो अपन ने क्या किया कि इसमें 3 चरण के इंजन में से पहले चरण का इंजन जो है वो सॉलिड फ्यूल वाला है। इसके लिए इसने अपने मुख्य ये जो रॉकेट वाला भाग है इसके साइड में 2 इंजन लगा दिए, इनमें दोनों में सॉलिड भरा हुआ है। अच्छा, मुख्य रॉकेट के अलावा साइड में 2 इंजन ऐसे लगाए जाएं तो इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रैप ऑन इंजन बोलते हैं। स्ट्रैप का मतलब जोड़ना। तो ये शुरुआत में क्या करेंगे? दोनों एक साथ चलेंगे तो इसको इतना भयंकर थ्रस्ट देंगे कि ये ऊंचाई पे पहुंचेगा, और जैसे इनका फ्यूल खत्म हुआ ये इससे खुल के नीचे गिर जाएंगे, समुद्र में गिर जाएंगे। फिर लिक्विड वाला शुरू हो जाएगा और लास्ट में क्रायोजेनिक वाला काम करेगा। आगे वाली कैप में इसमें सैटेलाइट वगैरह वो रखा हुआ, आगे जाके ये ओपन होगा स्पेस में जिस जगह इसको जाना है।
तो वही बातें इसकी डिटेल में लिखी हुई है। ये 8000 किलोग्राम तो लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा सकता है, और जियो सिंक्रोनस यानी कि लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना 4200 किलोग्राम तक का सैटेलाइट वहां पर लॉन्च कर सकता है। इसने कौन से मिशन अब तक करके दिखा दिए? चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और CMS, जो अपन नेवी वाला जो सैटेलाइट बात करें, कम्युनिकेशन सैटेलाइट नंबर 3, या इसका नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट नंबर 7। आर का मतलब है रिप्लेस। ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो पहले काम कर रहा था, GSAT-7 नाम था उसका, और उसकी जगह पर उसकी क्योंकि उम्र पूरी होगी 2013 में लॉन्च किया गया था, अब उसका स्थान लिया है इसने 7 नंबर नया GSAT, और जिसके आगे भी आर लिखा है मतलब वो उसको रिप्लेस कर रहा है। आगे बात समझ में? तो इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो साल 2025 में इसरो के कौन से और सफल मिशन रहे हैं? उनमें एक तो NVS-02, अपना इंडिया का एक नेविगेशन सिस्टम है, नाविक, है ना। तो इंडिया का जो नाविक सिस्टम है उसमें क्या है, नेविगेशन को जो सैटेलाइट कॉन्स्टिलिएशन, नाविक वाला जो है उसमें बहुत सारे सैटेलाइट लगे हुए। कॉन्स्टिलिएशन किसको कहते हैं? बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी एक पैटर्न के रूप में मिलके काम करती है, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्स्टिलिएशन, या जिसको हिंदी में नक्षत्र मंडल कहते हैं अपने, है ना, नक्षत्र मंडल टाइप का कहते हैं। तो नाविक जो इंडिया के अंदर रीजनल नेविगेशन सेवाएं उपलब्ध कराएगा, उसमें जो सैटेलाइट है उनमें से एक सैटेलाइट, उसका नाम क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट नंबर 2। इसको भेजा गया था अपने मार्क 3 LVM से, सॉरी, इसको भेजा इस साल इसरो ने। कौन सी रॉकेट से भेजा? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल फ्लाइट नंबर 15, उससे भेजा था। ये क्या करेगा? नाविक के अंदर जो है वो अपना काम करेगा। इसकी खास बात एक और भी है, ये जो NVS-2 अपन ने भेजा था, ये श्रीहरिकोटा से अपनी इसरो की कौन से नंबर की फ्लाइट थी? 100वें नंबर की। सेंचुरी इसने पूरी की है, तो एग्जाम के हिसाब से ये एक फैक्ट अपने लिए काम का है। 100वें नंबर की फ्लाइट थी ये। तो 100वें नंबर की फ्लाइट में कौन सा अपने सैटेलाइट भेजा? NVS-02, जो नाविक जो अपना कॉन्स्टिलिएशन है नेविगेशन वाला, उसका एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट है ये। उसके बाद में निसार, N4 यहां पर नासा है, I4 इसरो है, और उसके बाद SAR का मतलब सिंथेटिक एपरेचर रडार। आसमान में हमने सैटेलाइट छोड़ दिया जो राडार की भांति काम करेगा। इसलिए एडवांस कोई एरा गैरा सामान्य राडार नहीं है, बहुत ही उन्नत किस्म का राडार है, जिसको ऊपर भेजने के लिए अपन ने कौन सा लॉन्च व्हीकल काम में लिया? GSLV। कौन से नंबर की फ्लाइट? NVS-02 से अगली वाली फ्लाइट इसी की थी, F-16। अच्छा, इसको सतीश धवन जो अपना केंद्र है श्रीहरिकोटा, वहीं से इसको लॉन्च किया गया। ये क्या काम करेगा? दोनों का, नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है। ऊपर से आसमान से पृथ्वी की सरफेस की स्टडी करेगा, लगातार फोटोग्राफ लेगा, रेडियो वेव्स भेज के कहां पर तो बर्फ जम रही है, पिघल रही है, कहां पर वन, ये वो सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के लिए काम करेगा पृथ्वी के ऊपर। यहां पर इसकी खास बात यह है कि एक ही जो अपना ये सैटेलाइट प्लेटफॉर्म है, उससे 2 बैंड वाले, एक तो जो है वो लो फ्रीक्वेंसी वाले और एक शॉर्ट लॉन्ग फ्रीक्वेंसी वाले, और लॉन्ग वेवलेंथ वाले और शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वाले, दोनों टाइप के एक साथ में लगे हुए हैं। साथ में इसमें 2 टेक्निकल नाम है, एक तो पोलारीमेट्रिक और एक इंटरफेरोमेट्रिक। कुल मिला के सामान्य बात यह है कि सैटेलाइट ऊपर से जो रेडिएशंस भेजेगा या फोटोग्राफी लेगा, तो जमीन के ऊपर कहीं पहाड़ है, कहीं मनुष्य के द्वारा बनाई गई इमारतें हैं, कहीं पर बर्फ जमी हुई है, कहीं पर कुछ, तो ऊपर से अपन देखेंगे तो नीचे एक समान सरफेस दिखती है। लेकिन ये वाली जो दोनों टेक्निक है, पोलारीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक, ये उसको ऊपर से देखने पर जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसकी पृथ्वी सरफेस से लंबाई कितनी है, उसकी शेप कैसी है, वो सारी इमेज क्लियर कट ऊपर से खींच के और फिर ये सैटेलाइट अपना ग्राउंड स्टेशन पे भेज देगा। तो जो भी नीति निर्माण अपने को करना है, एनवायरमेंट का, फॉरेस्ट का, या पृथ्वी के ऊपर मिलने वाले संसाधनों का, माइनिंग का, मिनरल्स का, उन सब के बारे में सटीक बेहतर जानकारी अपने को मिल पाएगी। तो कुल मिला के ऊपर स्पेस से पृथ्वी के रिसोर्सेज और उन सब के बारे में सटीक जानकारी देने वाला एक नासा और इसरो का संयुक्त मिशन, जिसका नाम है निसार। एक बार पूरा नाम बोलो तो, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक जो है वो मिलकर एक समान, जिनमें रुचि है अपने पृथ्वी के अध्ययन को लेकर के, या फिर देश के अंदर कहां पर पॉलिसी मेकिंग वगैरह करना है, ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल रही है कि नहीं पिघल रही है, हिमालय की क्या कंडीशन है, या फिर फॉरेस्ट कौन से एरिया के कट रहे हैं, किस तरीके की बातें,
वो सारे बेहतर जानकारी अपने को दे पाएगा। अपने इसको लिख भी रखा है, प्रत्येक 12 दिन में ये चक्कर लगाएगा, पुराने वाली और 12 दिन बाद वहां क्या बदल गया उसकी इमेजों की अपन तुलना करके आराम से चीजों को देख सकते हैं। अब लास्ट में जो नेवी वाला अपना सैटेलाइट है जिसका नाम है CMS-3 GSAT-7R, इसकी 2-3 बातें। अभी 2 नवंबर को ही इसको सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर जो अपना श्रीहरिकोटा वहां से लॉन्च किया। कौन सी रॉकेट ने इसको लॉन्च किया? अपना वही LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बाहुबली रॉकेट। और इसका मिशन नंबर कौन सा? 5वां। इसका मिशन नंबर 6 कौन सा है? ब्लू बर्ड वाला जो है अभी। तो इससे पहले वाला मिशन कौन सा था? ये CMS-03, इसको इसने भेजा है। एक ये क्या है? बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करने वाला कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसलिए इसका नाम है मल्टी बैंड संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये इसका वजन जो है वो अब तक कितना? 4400 किलोग्राम। और इसने कहां पर उसको प्लेस किया है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। उसके बाद ये जो है वो जियो सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित होगा। अच्छा, इस मिशन की लाइफ कितने कितने साल तक काम देगा? 15 साल तक ये काम देगा। भारतीय नौसेना अपनी नेवी को महासागर क्षेत्र में एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही डायनेमिक टाइप की कम्युनिकेशन व्यवस्था को बनाना। अच्छा, ये इसने जगह किसकी ली है? क्योंकि इसके आगे आर लिखा था अपन ने, ये रिप्लेस किया इसने किसको? 2013 में लॉन्च हुए GSAT-7 जिसका उपनाम था रुक्मिणी, उसकी जगह CMS-03 ने या GSAT-7R ने लिया है। आई बात समझ? एक सवाल सोल्व कर लें आप कहो तो। चलो सोल्व करके देखते हैं। सही आंसर टिक करना, ध्यान से पढ़ो सवाल को और सही आंसर टिक करो। हमेशा अंडरलाइन करो कि सही पूछा है कि गलत पूछा है, दोनों ही। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी देखें इसको और अपना सवाल सोल्व करें। आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।